खाड़ी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम मंथन करते हैं, विभिन्न विषय पर मंथन करते हैं। रोज एक नया सब्जेक्ट ले आते हैं, उस पर मंथन करते हैं। एक नया सब्जेक्ट आज हम लेके आ रहे हैं, बिजनेस, व्यवसाय। बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है पेंडेमिक की वजह से, या हम उसके भी थोड़ा सा पहले जाएंगे कि ये बिजनेस जो है, विशेष करके जो छोटे व्यापारी हैं, जो शॉप्स चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो विभिन्न तरह के जो व्यापारी हैं, गुवाहाटी के, नॉर्थ ईस्ट के या नॉर्थ ईस्ट के बाहर के भी, पूरे इंडिया के ही ले लीजिए, सबके साथ में कुछ सालों से एक एक स्टेप पर झटका लग रहा है। हम जानते हैं कि क्या क्या झटका लग रहा है। देखिए, पहला चीज क्या हुआ, पहला चीज आया, पहला झटका हम बता रहे हैं कि वो जैसे शॉपिंग मॉल्स आया। जैसे शॉपिंग मॉल्स आया तो पहला पब्लिक को यह पता चला कि नहीं, शॉपिंग मॉल्स में डायरेक्टली उनको मिल जाएगा जो है प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम जो है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ से आ जाएगा, तो इसलिए रेट जो कम होगा। तो इस चक्कर में मॉल्स में जाने लगे और अल्टीमेटली शॉप्स का जो बिजनेस हैम्पर हुआ। फिर धीरे धीरे लोगों को मालूम चला ऐसा नहीं है, जो मॉल से उसका जो रेट है वो कंपैरेटिव है, तो शॉप्स का जो रेट है उसका जो है कंपेयर करने से ऐसा नहीं है कि वो बहुत हाई है। तो लोग फिर धीरे धीरे शॉप की ओर आने लगे, लेकिन असर तो हुआ। इसके बाद नेक्स्ट असर आया, नेक्स्ट जो डिफरेंसेस आया वो ये था कि जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गया। सो ये विशेषकर जैसे क्लोथ मर्चेंट, क्लोथ का जो शॉप्स है, उनको असर हुआ, उनका बिजनेस पे असर हुआ, और ऑनलाइन से लोग बिजनेस जो है मतलब अपना प्रोडक्ट जो है मंगाने लगे। तो ये सेकंड एक झटका लगा। लेकिन ये सारे झटके से उभर पा रहे थे, उभर पाने की कोशिश कर रहे थे सारे व्यापारी। इसके बाद आ गया ये अपना सबसे खतरनाक चीज, कोविड-19 द पेंडेमिक। इस वजह से आज व्यापार पूरा, बिजनेस पूरा ठप पड़ा है। तो मैं देवाशीष भट्टाचार्य और मेरे साथ प्रमोद तिवारी, हम दोनों इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं पहला आपसे मैं कहूंगा कि कुछ इस विषय पर कीजिए कि अब जो पेंडेमिक का सिचुएशन है उस पर जरा नजर डालिए। पहले ये जब कोरोना की पहली लहर आई थी और देशव्यापी लॉकडाउन लगा था, तब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। चाहे सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित हुए थे। तकरीबन 5-6 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई थी। जो लोग सड़कों के किनारे ठेला लगाकर, खोमचा लगाकर अपना व्यापार चलाते हैं, वे लोग, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया था। गरीब जो लोग हैं, गरीब तबके के लोगों के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। एक बड़ा पैकेज भी उनके लिए लेकर आई। 2000 रुपया करके लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी होने लगे। किंतु जो छोटे मझोले व्यापारी हैं, उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में कुछ नहीं था। न तो वे सरकार जो रेवड़ियाँ बांटती है, या जो कुछ लोग जो फ्री फूड बांटते हैं पेंडेमिक के टाइम पे, न उनका आत्मसम्मान उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वे लाइन में लगकर मुफ्त का खाना ले लें। न उनके आत्मसम्मान उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि अपने आप को BPL में दर्ज करा के सरकारी सुविधाओं का लाभ लें। तो जो गरीब तबका, सरकार ने उसको बेनिफिशियरी बना दिया। हालांकि बेनिफिशियरी बनाना सही है या गलत है, इसके ऊपर आज के एपिसोड में बाद में चर्चा करेंगे। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हें नुकसान तो जरूर उठाना पड़ा, किंतु वे फिनेंशियली इतने सफल, इतने मतलब मैं कहना चाहूँगा कि उनमें इतनी काबिलियत होती है और वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि इस तरह के झटकों को वो सह लेते हैं। फिर भी जो रिटेल सेक्टर के लोग थे, जब दिसंबर आते आते, नवंबर दिसंबर आते आते कोरोना की पहली लहर खत्म होने लगी, तो जिंदगी उनकी पटरी पर आने लग गई थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में किसी तरह वो लोग अपनी ज़िंदगी को, अपने व्यापार को पटरी पर लाने लगे थे कि अचानक एक तूफान की तरह कोरोना की दूसरी लहर ने धावा बोल दिया। मैं दस्तक देना नहीं कहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट हमला किया गया। उस हमले से अभी तक वो उभर नहीं पा रहे हैं। देश में आज स्थिति है कि कहीं लॉकडाउन है, कहीं सेमी लॉकडाउन है, और कहीं लॉकडाउन तो नहीं है पर लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन गई है। लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ठप पड़ी है। इस तरह के हालात आज देश के सामने
इन हालातों में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है, एक सवाल ये उठता है। तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के वे लोग हो रहे हैं जो पर्सनल सर्विसेज में हैं, जो रिटेल सर्विसेज में हैं और जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हैं। पर्सनल सर्विसेज में जैसे एक उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा कि जो एक नाई की दुकान लगाकर काम करता था, आज वो प्रभावित है। एक जो ओला या उबर चलाकर एक ड्राइवर अपनी रोजी रोटी पालता था, 1 बजे कहीं 2 बजे बाजार बंद हो जाते हैं तो उसकी रोजी रोटी के ऊपर संकट आन पड़ा है। कई जगह कंटेनमेंट जोन आ गए हैं, तो जो लोग वहाँ पर खोमचे लगाकर, रेवड़ियाँ लगाकर, फुटपाथ के किनारे दुकानें लगाकर अपना परिवार का भरण पोषण करते थे, उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी सेक्टर ने को तो कोरोना ने, मैं कहूँगा, पूरी तरह तबाह करके रख दिया है। टूरिज्म की एक्टिविटीज़ अमूमन ठप पड़ी है। भारत में सरकारों के प्रयास से न केवल विदेशी बल्कि देसी पर्यटन भी भारत में एक अच्छा उद्योग बन गया था। भारतीय लोगों में पर्यटन की पहले केवल रिलीजियस पर्यटन करते थे, किंतु रिलीजियस टूरिज्म के साथ में अब साइट सीइंग के लिए लोग काफ़ी जगहों पर जाने लग गए थे। एक हॉबी बन गई थी कि साल में एक बार कहीं बाहर घूमने जाना है। ये तो सारा विश्व में इफेक्ट हुआ है। मैं फिलहाल भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में ये एक नया फिनोमेना, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भारत में विश्व की और जगह की बजाय नहीं है, तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। सबसे ज्यादा अगर कहीं झटका लगा है तो रिटेल सेक्टर को लगा। कोरोना के पहले भी जैसे कि आपने बताया कि रिटेल सेक्टर की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लोभ में या जो प्लानिंग की, जो कि फेलियर कर सकते हैं, कि बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को रिटेल सेक्टर में इन्वेस्ट करने की इजाज़त दे दी, जबकि रिटेल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। 2008 में विश्वव्यापी मंदी आई थी। जो नए नए साउथ ईस्ट एशिया के देश जो नए नए आर्थिक महाशक्ति बने थे, 2-3 महीने के अंदर धराशायी हो गए। अमेरिका जैसा देश त्राहिमाम करने लगा था, किंतु भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो उसका कारण ये था कि हमारा अनऑर्गेनाइज जो रिटेल सेक्टर है उसके कारण फर्क नहीं पड़ा। आज हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। या आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ की हड्डी रिटेल सेक्टर ही है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकार से नौकरी मांगने नहीं जाते, उसकी बजाय 2-4-5 लोगों को अपनी दुकान में नौकरी देते हैं। सरकार चाहती भी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो। सरकार की पॉलिसी तो है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, किंतु एग्जीक्यूशन के स्तर के ऊपर हम देखें तो पूरे विपरीत नजर आएगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से मैं ये कहना चाहूंगा कि मिडिल क्लास के जो रिटेल व्यापारी है उनके ऊपर गाज सी गिर गई। सबसे पहले गाज उनके ऊपर गिरी डिमोनेटाइजेशन की। उसके बाद सरकार ने, नियत सरकार के चाहे साफ रही होगी, सरकार जीएसटी लेकर आई कि एक देश एक टैक्स लो होना चाहिए। अब ये जीएसटी के साथ समस्या ये है कि एक कंपनी जिसका 200 करोड़ का या 2000 करोड़ का टर्नओवर है और एक व्यापारी जो 30-40-50 लाख का टर्नओवर करता है, दोनों को एक साथ कंप्लायंस करना पड़ता है। इसके अलावा जीएसटी के साथ में हालत यह है कि ट्रायल एंड एरर के हिसाब से जीएसटी रोज नए नए नोटिफिकेशन आते हैं, रोज नए नए अमेंडमेंट्स होते हैं। व्यापारी समझ भी नहीं पाता है कि उसको आखिर करना क्या है। सीए भी क्लियर नहीं होते, सीए भी क्लियर नहीं होते। उसके बाद में समस्या ये आती है कि व्यापारियों का कहना है कि हम टैक्स, सरकार के बिहाफ में हम जनता से टैक्स कलेक्ट करते हैं। जीएसटी अप्रत्यक्ष टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। हम सरकार के बिहाफ में जनता से टैक्स कलेक्ट करते हैं और सरकार को वो रेवेन्यू देते हैं, जिससे कि देश की जितनी डेवलपमेंट की योजनाएं हैं वो चलती है। इस लिहाज से सरकार को एक टैक्स कलेक्टर के रूप में, फ्री के टैक्स कलेक्टर के रूप में हमें मान सम्मान देना चाहिए था, किंतु सरकार का व्यापारियों के साथ 20 से 20 जीएसटी ऐसा व्यवहार है कि जैसे कि सारे के सारे व्यापारी चोर है, अगर कोई साहूकार है तो सरकार है। मेरे एक मित्र है शंकर मजूमदार, कॉस्ट अकाउंटेंट है। उन्होंने पोस्ट अपने फेसबुक में पिछले दिन एक पोस्ट डाला था, बड़ा मार्मिक पोस्ट था, और वो पोस्ट ऐसा था कि जीएसटी को लेकर किस तरह का लोगों का माइंडसेट उस पोस्ट से समझ में आ जाता था। उन्होंने पोस्ट डाला था कि अगर आपको कोविड हो गया है, आप मरने जा रहे हो, तो कृपया अपना जीएसटी जमा करा के मरिए। कितना खतरनाक है ये। फिर माने सरकार की संवेदनहीनता की जो पराकाष्ठा है, उन्होंने एक लाइन में उसको वर्णन कर दिया। ये बात शंकर मजूमदार ने केवल नहीं कही है, कोई भी व्यापारी, आज आप किसी भी व्यापारी के पास चले जाइए, उसे पता नहीं होता कि आज जो नियम है कल वो नियम सेम रहेगा, क्या नियम बदली हो जाता है। और इतनी तेजी से नियम बदली होते हैं कि अगर कोई टैक्स प्रैक्टिशनर भी अगर ठीक से फॉलो न करे तो उसे भी पता नहीं चलता है। तो 2017 में जहाँ तक मुझे याद है ये जीएसटी आया, आज 2021 है, 4 वर्ष का समय काफ़ी समय होता है। आप अभी तक आप कहते हैं कि हम टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे, और जीएसटी के साथ जो आप कर रहे हैं और एक तरफ जो सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, दोनों बातों में दिन रात का फर्क है। इसीलिए आज भी
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाने के बाद भी हालत ये है कि कोई विदेशी ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स के ऊपर भारत विश्व के टॉप 50 देशों में भी नहीं आता। उसका कारण ये हमारी टैक्स रिजीम भी है, हमारा टैक्स सिस्टम भी है। टैक्स सिस्टम को हमने यूनिफॉर्म करने की कोशिश की, पर वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे दवा की मर्ज बढ़ता ही चला गया, ये मर्ज और बढ़ गया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारा जो पॉलिसी मेकर्स है, हम नहीं बता रहे हैं कि सरकार मतलब जैसे अभी मोदी जी हो गया उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो रिक्रूटेड है, जिनके लिए जैसे आरबीआई का गवर्नर हो गया, भाई इस तरह से जो भी रिक्रूटमेंट जिसका होता है उनका दायित्व बनता है बहुत कुछ। तो क्या हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी गलत है या रिक्रूटेड पीपल गलत है, क्या है? मुझे लगता है कि ये सरकार एक तो बहुत ही केंद्र की सेंट्रलाइज सरकार है, ये पीएमओ से चलने वाली सरकार है, और इस सरकार में जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके ओपिनियन की मुझे तो नहीं लगता कोई कदर ये लोग करते हैं। और मिडिल क्लास की तो वैसे भी अगर हम बात करें, पॉलिटिकली अगर हम बात करें, तो मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। ये जब आज ये तो गांव तक भारतीय जनता पार्टी चली गई है, गरीबों के बीच भी चली गई है, कल तक तो इसे बनियों की पार्टी के रूप में जाना जाता था, और आज ये बनिए सबसे ज्यादा इस पार्टी से त्रस्त है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है उन्होंने सोच लिया कि ये तो हमें ही वोट करेंगे, हमें ही समर्थन करेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर हमारा ही गुणगान करेंगे, हम चाहे जितना इन्हें निचोड़ लें, चाहे जितना इन्हें तकलीफ दे दें टैक्स के रूप में, चाहे जितना इन्हें परेशान कर लें, इनके पास तो कोई विकल्प नहीं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बीजेपी हैज टेकन देम एज ग्रांटेड, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि जो रिटेल सेक्टर में, फिर 2008 के ऊपर की बात करूं, रिटेल सेक्टर के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चरम रही थी। सवाल उठता है कि रिटेल सेक्टर के कारण क्यों नहीं चरम रही? एक तो ये सेल्फ सफिशिएंट सेक्टर है, दूसरे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, तीसरे इस सेक्टर के लोगों में सेविंग्स की एक आदत है। आज अमेरिका में हालत क्यों खराब हो जाते हैं कि अमेरिका में आज जिसकी जितनी सैलरी होगी वो उसी अनुपात में खर्च भी करता है, और वो सारा का सारा उनका पैसा जो कमाते हैं ईएमआई भरने में चला जाता है। पर हमारे यहाँ सेविंग्स की एक संस्कार आदत है भारतीयों में, वो सेविंग्स की जो रिटेल व्यापार करते हैं उनमें जो ये सेविंग्स की आदत है, उसके कारण ही 2008 के संकट से भी हम उबर गए, और उसी के कारण 2019-20 के संकट से भी हम उबर रहे थे कि 21 का संकट आन खड़ा हुआ। अब सवाल ये उठता कि ये जो व्यापारी है, ये जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, ये जो रिटेल सेक्टर के लोग हैं, सरकार इनको कैसे सहायता कर सकती है? सरकार ने आज तक मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में कुछ सोचा भी है। सरकार इनकी सहायता इस प्रकार कर सकती है, जो गरीब लोग हैं उनको तो वो बहुत सी इंसेंटिव्स दे रही है, डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर रही है, मुफ्त के चावल दे रही है, मुफ्त की दाल दे रही है, मुफ्त में गेहूं दे रही है, घर बनाने के पैसे दे रही है, टॉयलेट बनाने के पैसे दे रही है, उनकी बेटियों की शादी में भी खर्च कर रही है सरकार। पैसे वाले जो लोग हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गई है ग्लोबलाइजेशन के चलते, किंतु ये जो ट्रेडिशनल व्यापारी है, भारत के बहुसंख्यक व्यापारी है, वो क्या करेंगे? मैं समझ सकता हूं कि एक तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, जैसा कि आपने भी कहा, मॉल कल्चर से। ये मॉल और जो मल्टीनेशनल कंपनी जो आ गई है रिटेल सेक्टर में, इससे बहुत ज्यादा मार पड़ी है। सरकार के पॉलिसी मेकर्स को इस ओर ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स की मार भी पड़ी है। ई कॉमर्स में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं कि उनसे ये छोटे प्लेयर नहीं सक पाएंगे। आज अमेजन से और ये जो बड़ी बड़ी दूसरी कंपनी आ गई है, उनसे हमारे ये तिवारी मार्केट, राधा बाजार और न्यू मार्केट के कपड़ा व्यापारी कैसे सकेंगे? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि जो पहले व्यापार करते थे, आज जनरेशन बाय जनरेशन, चौथे जनरेशन, पांचवा जनरेशन, छठा जनरेशन देख रहे हैं, उनके बच्चे आज ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए जा रहे हैं। तो रीजन क्या है? उनके पास विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है उनके वो जो जिस परंपरागत व्यापार से उनकी पीढ़ियां पल गई थी, अब उस व्यापार में उनको भविष्य नजर नहीं आता। तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप सरकार जो चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप वो कहां से सरकार की बातों में विरोधाभास है। सरकार एंटरप्रेन्योरशिप चाहती तो है, किंतु वो एक साथ ही उसकी जो वो सरकार की एक पॉलिसी है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलना चाहिए। एमएसएमई जैसे डिपार्टमेंट सरकार ने खड़े कर रखे हैं। दूसरी ओर सरकार की कथनी और करने का अंतर है। तो कथनी है सरकार की कि देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होनी चाहिए, हर व्यक्ति को नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, नौकरी के अवसर सरकार प्रदान कर सकती है, आपको खुद को एंटरप्रेन्योर बनना होगा, आपको नौकरी देने वाला बनना होगा। ये सरकार की कथनी है। अब हम करने में आते हैं, जो छोटा व्यापार करना चाहता है ना, तो बैंक उनको कुछ देती है, न सरकार की ओर से कुछ बैंकों को ऐसे डायरेक्शंस दिए गए हैं कि उनको आप सॉफ्ट लोन मुहैया करवाइए।
कोई लोन उनको मुहैया नहीं कराया जाता। मैंने फिर कह रहा हूँ कि एक जो 200 करोड़ के टर्नओवर वाले को जितना जीएसटी कंप्लायंस है, 30-40 लाख वाले का भी सेम जीएसटी कंप्लायंस है। उनको जीएसटी कंप्लायंस में भी सरकार की ओर से कोई छूट नहीं दी गई है। ऊपर से रिटेल सेक्टर में मल्टीनेशनल ब्रांड्स को उन्होंने आने की अनुमति दे दी है, ई कॉमर्स को उन्होंने अनुमति दे दी है। कम से कम भाई आप चाहते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, भारत आत्मनिर्भर उस रास्ते से बने, तो जो आपके एंटरप्रेन्योर है उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुहैया करवाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, जिसके कारण हो ये रहा है। जैसे एक कहा जाता है कि राजस्थानी में जो बनिया जाती है वो सारे विश्व में फैली हुई व्यापार करती है। आज वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हम जॉब गिवर्स हुआ करते थे, आज जॉब सीकर्स हो गए हैं। वो हैदराबाद जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, देश के दूसरे महानगरों में नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। तो नौकरी की तलाश में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? वो जिस दुकान से उनकी पीढ़ियां पल गई उन दुकानों में अब उन्हें भविष्य नजर नहीं आता, वो compete नहीं कर पा रहे हैं। और इतने मेजर प्लेयर्स के साथ में जिनके पास में इतना बड़ा धन है, कई ऐसी कंपनियां रिटेल सेक्टर में ई कॉमर्स में आ गई है और आपके घर में छोटी छोटी चीजें पहुंचा रही है। उन कंपनियों की सालाना इतनी है जितनी कि कई छोटे देशों की जीडीपी भी नहीं है। बिल्कुल। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई छोटे देशों की जीडीपी से ज्यादा तो उन कंपनियों की वार्षिक आय है। तो उनके सामने 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 25 लाख रुपया लगाकर जो आदमी एक धंधा लेकर बैठा, वो उनसे कैसे compete कर पाएगा? बिल्कुल। तो सरकार की कथनी और करने में अंतर है। पहली बात है, सरकार ने भारत के मिडिल क्लास को एज ग्रांटेड ले लिया। दूसरी बात है, टैक्स रिजीम को सरकार ढीला करने की बोल रही है, जबकि मैं समझ रहा हूँ कि टैक्स रिजीम को सरकार दिनों दिन और कॉम्प्लिकेट किए जा रही है। टैक्स कलेक्शन के रूप में टैक्स कलेक्टर्स जो है उनके प्रति सरकार का रवैया इनह्यूमन है। सरकार को इन सारी बातों को ठीक करना होगा। ये तो कोविड के कारण अर्थव्यवस्था के ऊपर एक संकट आ गया। फर्ज कीजिए कि अगर कोविड नहीं भी आता तो भी रिटेल सेक्टर की तो ये सारी कहानी तो कोविड के मतलब नहीं है। जान निकालने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब चूंकि कोविड आ गया है और बात नए सिरे से ये उठ रही है कि रिटेल सेक्टर कैसे सर्वाइव करेगा, तो मैं चाहता हूं कि सरकार के पास में, जिसे कहते हैं ना, थ्रेड पिक करने के लिए एक मौका सरकार को मिला कि वो थ्रेड पिक करें, अपने रिटेल सेक्टर को देखें, मानवीय संवेदनाओं के साथ में उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। रिटेल सेक्टर की स्थिति बहुत गंभीर है। लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन की अवस्था है। एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। वेरिएबल एक्सपेंसेस उनके जो हैं, एक छोटा दुकानदार है, उसके जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर के, उनको तो वो कमा सकता है। स्टाफ अगर उसके 5 है तो वो 3 कर सकता है और भी, किंतु जो फिक्स्ड एक्सपेंसेज है उनको तो कमा नहीं सकता। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस कमा नहीं सकता, वेरिएबल केवल कमा सकता, तो उसकी पूंजी तो 1.5 साल में ऐसे ही टूट के खत्म। तो मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ, हमने थोड़ा सा देखा मार्केट को, कि शेयर मार्केट को लेके मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि शेयर मार्केट में हमने देखा कि जितना भी अभी प्रॉब्लम्स हो रहा है पेंडेमिक की वजह से, सारा बिजनेस ठप पड़ा है, हर जगह ये लॉकडाउन वगैरह है, लेकिन शेयर मार्केट का जो आंकड़ा है, मतलब आप देखिए ये जो मतलब पॉइंट्स है, ये बहुत सेंसेक्स का पॉइंट्स है काफी ऊपर उछाल रहा है। तो ये क्या कहानी है, जरा इस पे लाइक कीजिए। देखिए, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने पढ़ा था कि शेयर मार्केट्स आर द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। शेयर मार्केट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का बैरोमीटर होता है। ये बात अब गलत साबित हो गई। हाँ, यही बताना चाहता हूँ। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, जीडीपी माइनस में जा रही है। रिसेशन कैसे हालात पैदा हो गए? रिसेशन तो अभी नहीं आया, मैं नहीं मानता रिसेशन आया, इसको डाउन ट्रेंड ही कहेंगे, डाउनफॉल हुआ है, किंतु रिसेशन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप पड़ा है, सर्विस सेक्टर ठप पड़ा हुआ है, रिटेल सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर जरूर मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है, उसके बावजूद शेयर बाजार उछल रहा है, छलांगे मार रहा है। उसका कारण क्या है? तो ये कैसी स्टडी हो सकता है? मेरे विचार से ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ठप होने के चलते जिन लोगों के पास में स्पेयर पैसा है, उन्होंने अपना पैसा शेयर बाजार में लगाया है। इसके अलावा ये केवल भारतीय नहीं, डोमेस्टिक पैसा भी लगा है और फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके चलते सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो 50,000 की लिमिट पार कर गया, 52,000 तक चला गया था। अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आया, वो एक अलग बात है, किंतु इससे जहाँ
कुछ लोगों को फायदा हुआ, उससे नुकसान ये हुआ कि हमारे अधिकतर शेयर जो है, जिनको हम ब्लू चिप शेयर्स कहते हैं, वो अभी ओवर वैल्यूड हो गए हैं। एक आदर्श पीई रेशियो था, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग पीई रेशियो 14-15 एक आइडियल सिचुएशन है। अभी कई कई कंपनियों के शेयरों के पीई रेशियो 50 तक पहुंच गए हैं, तो वो आदर्श स्थिति नहीं है। उससे पता चलता है कि शेयर बाजार ओवर वैल्यूड है। शेयर बाजार के ओवर वैल्यूड होने का एक कारण और भी हो गया कि मैंने कहा कि देश के डोमेस्टिक बात कर रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ नहीं है और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ठप पड़ी है। जिनके पास में स्पेयर पैसा वो शेयर बाजार में लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर हम बात करें तो जिन लोगों के पास में स्पेयर पैसा है वो 3 स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में अपना पैसा खर्च करते हैं। शेयर बाजारों में करते हैं, दुनिया भर के शेयर बाजारों में, क्रूड ऑयल में करते हैं, और उसके अलावा बुलियन बाजार में, सोने चांदी में खर्च करते हैं। जब पूरे विश्व में लॉकडाउन जैसी स्थिति है तो हम सब ने देखा पिछले साल भी कि जो तेल की खपत है, क्रूड ऑयल की खपत है, वो कम हो गई थी, प्रोडक्शन कम हुआ नहीं था और दाम बहुत ही नीचे आ गए थे। क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी और जो देश है उन्हें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके चलते अब जिनके पास भी स्पेयर पैसा है, और जिस तरह कोरोना की दूसरी वेव आई है, वैज्ञानिक कह रहे हैं तीसरी वेव भी आएगी, आ सकती है, तो वो क्रूड ऑयल मार्केट से अब दूरी बना ली उन लोगों ने। इसी तरह सोने चांदी के बाजार के भी सेम हालात है कि वहाँ भी लोग जाना नहीं चाहते हैं। अब तीसरा उनके पास में विकल्प बचता है शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार वैसे भी कहा जाता था कि जब सेंसेक्स 20-25 हज़ार पे था कि कम है, इसको और ज़्यादा होना चाहिए था, तो देसी निवेशकों ने और विदेशी निवेशकों ने काफ़ी फंड शेयर बाजार में फेंका है। कम अच्छी शर्तों के ऊपर कम ब्याज दर में काफ़ी बड़ा पैसा शेयर बाजार में आया। उसके चलते शेयर बाजार 50 हज़ार का आंकड़ा पार कर गया। इकोनॉमी का बैरोमीटर जैसी कोई बात नहीं है। उसके चलते हुए है कि कुछ लोगों को फायदा जरूर हुआ, किंतु हमारे कई शेयर्स अभी ओवर वैल्यूड हो गए हैं। मैं इसमें 2-3 चीज़ और कहना चाहूँगा और जोड़ना चाहूँगा। बहुत ऐसे व्यापारी हैं जिनका दुकान अभी बंद है और जो शेयर मार्केट की ओर जाना चाहते हैं या उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि थोड़ा सावधानी बरतें। अगर आपको शेयर मार्केट की पूरी जानकारी नहीं है, अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करके आप अगर एल्गोरिथम जानते हैं या एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी नहीं है, अगर आप किसी ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जो आपको कॉल्स देता है, यहाँ चलता है कॉल्स देता है, तो वहाँ भी बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रहा है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कॉल्स देते हैं और कॉल्स मिलता नहीं और आपका लॉस हो सकता है। तो ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में ये ऐसा नहीं है कि आपका पास दूसरे बिजनेस नहीं है इसलिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर पूरी जानकारी नहीं है तो काइंडली शेयर मार्केट से बचें। शेयर मार्केट में वही जाए जिनको पूरी कहानी समझ में आती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि अब जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मैं एक छोटा सा ये करना चाहूँगा कि क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जो जैसे हमने देखा कपड़ों का दुकान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान ई कॉमर्स के लिए हुआ है वो कपड़ों के साथ हुआ है। कपड़ों के व्यापारी, थोक व्यापारी हो या जो नॉर्मल दुकान है उनका हो, हमने देखा यहाँ पलटन बाजार के बहुत सारे दुकान बंद हो गए। ये मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि पैंडेमिक की वजह से हुआ, ये क्योंकि इनका साथ में ई कॉमर्स या जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसकी वजह से हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके लिए भी कुछ सुझाव हम देना चाहेंगे। क्या कहते हैं आप? नहीं, जैसा कि मैंने कहा था कि ऑनलाइन बिजनेस है और जो रेगुलर जो बिजनेस है, कन्वेंशनल जो बिजनेस है, सरकार को लेवल प्लेइंग फील्ड कन्वेंशनल बिजनेस वालों को मुहैया करवाना चाहिए। इसके लिए ये किया जा सकता है कि ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर कुछ कर्व्स लगाए जा सकते हैं और उनके ऊपर कुछ टैक्स इम्पोज किया जा सकता है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि कोई सामान जो हम ट्रेडिशनल एक कन्वेंशनल दुकान से लेकर आते हैं, शॉप से लेकर आते हैं, कहते हैं कि ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है। तो ऑनलाइन के ऊपर अगर कुछ सरकार टैक्सेज और लगा दें, कुछ कर्व्स उनके ऊपर लगाएं, तो एक तरफ तो हमारे जो कन्वेंशनल जो परंपरागत जो हमारे शॉपकीपर्स है उनको राहत मिलेगी, और दूसरे मैं समझता हूँ कि सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों की आदत पड़ गई है ऑनलाइन मंगाने की, या जो देश में एक नव धनाढ़ प्रभुवर्ग खड़ा हुआ वो ऑनलाइन ही मंगाएंगे, और अगर सरकार वहाँ पर कुछ टैक्स इम्पोज कर देती है तो सरकार को रेवेन्यू का फायदा होगा। और ये जो दूसरे लोग हैं जो ऑनलाइन और रेट को डिफरेंस को देखते हैं और रेट डिफरेंस के चलते ऑनलाइन में जा रहे हैं, वो फिर से कन्वेंशनल व्यापारियों की तरफ आ जाएंगे। तो एक तरफ से ये कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल जो दुकानदार है उनको राहत देने की बात होगी।
नहीं, इसके साथ में ये तो बहुत अच्छी बात है। ये इस तरह से अगर करता है, सरकार करता है या नहीं करता है, क्योंकि अपने पास में ये नहीं है, ये सरकार करेगी या नहीं करेगी। अपने पास में क्या है, मैं ये बता रहा हूं कि अब अगर कपड़ों के व्यापारी है, अब अगर इस तरह के अलग अलग व्यापारी है जिनका बिजनेस मंदा चल रहा है ऑनलाइन के चक्कर में, अगर वो ऑनलाइन चाहते हैं कि ऑनलाइन में आना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वेबसाइट के थ्रू से आना चाहते हैं, या अलग अलग और भी बहुत तरीके हैं, तो थर्ड आई न्यूज़ की तरफ से हम लोग जितना हो सके कोशिश करेंगे कि उनको प्रॉपर राह दिखाएं। इस तरह के हमारे पास में टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ में मिलाएं, और टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे चलना है तो वहां भी हम लोग सपोर्ट। ये जरूरी बात है कि जो लोग ट्रेडिशनल व्यापार कर रहे हैं, अब उनको चाहिए कि व्यापार की जो नई तकनीकियां इजाद हो रही है, समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए उन्हें चलना चाहिए। और उसके लिए थर्ड आई न्यूज़ के पास में विशेषज्ञों का एक पैनल है। अगर कोई हमसे सलाह मांगना चाहता है या हमसे सलाह लेना चाहता है इस मामले में कि वो किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस की तरफ रुख करना चाहता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहता है, तो उनके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। हम हमारी साइट के ऊपर इस तरह नंबर डालेंगे, फ़ोन नंबर देंगे और इस पूरी जानकारी देंगे, विवरण देंगे कि किन लोगों से किन नंबर के ऊपर आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा विषय था और आज का मंथन था बिजनेस के ऊपर क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और किस तरह के हम सुझाव या सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा थर्ड आई न्यूज़ का मंथन, जो हर रोज आपके सामने हम रखते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, तो प्लीज शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।